गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज हम DSSB के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ये ऑफलाइन पेपर हुआ था और यही जो कॉमन पार्ट है ये PET के पेपर में आया हुआ था। डोमेस्टिक साइंस और PET का जो कॉमन पार्ट है वो दोनों सेम है बिल्कुल। तो इसमें जो है हम मैथ्स के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह अंक सम होता है, तो संख्या है। किसी संख्या का 40% जो है 42 में जोड़ा गया। तो मान लो संख्या x है, x मान ली हमने संख्या, और x का 40% जो है किस में जोड़ा गया, x का 40% 42 में जोड़ा गया। 42 में जोड़ने के बाद क्या होता है कि वह संख्या स्वम हो जाती है। तो वह संख्या स्वम हो गई, मतलब x ही हो गई वो संख्या। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करना है हमें। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये बना 2x/5 + 42 = x। अब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इसमें। ये 42 तो यहीं पर रखेंगे और x - 2x/5 ये इधर इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और इधर ये माइनस में होकर जाएगा। अब 5x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3x/5 और ये 42। अब क्या करेंगे, 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 14 आ जाएगा और इसकी 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x = 14 × 5। तो 70 हमारा आंसर आ गया। मतलब 70 ऐसा नंबर है कि जिसके 40% में 42 जोड़ा जाए तो आंसर 70 ही आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन उठाकर भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम x मान के करें कि x हमने वो नंबर मान लिया, x के 40% में 42 जोड़ा गया तो आंसर x ही आया। ये हमने इक्वेशन बनानी, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन उठाएं। पहला ऑप्शन उठाया, मान लो 50, हमने 50 उठाने के बाद हम क्या करेंगे, 50 का 40% लेंगे और इसमें 42 ऐड करके देखेंगे क्या आता है। तो 52 का 40% हमने लिया तो क्या आया, 20 + 42। तो कितना बना, 20 + 42 ये बना 62। क्या ये 50 ही आया, आंसर वही नंबर आना है? तो नहीं, ये नहीं आया। अब आगे हम जो है अपना ऑप्शन उठाते हैं दूसरा, 70 उठा लिया जैसे हमने ऑप्शन अपना। अब 70 लिया हमने, 70 के 40% में हमने क्या किया, 42 ऐड कर दिया। 7 4 जा 28 + 42 क्या बना, 28 + 42 70 ही आ गया। तो इसका मतलब 70 इसका आंसर आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं, x मानकर भी कर सकते हैं या ऑप्शन उठाकर भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि 7 पैसे 75 रुपये का कितना प्रतिशत है। 7 पैसे 75 रुपये का कितना प्रतिशत है। मैंने प्रतिशत पे जो है एक पूरी वीडियो बनाई हुई है प्रतिशत के, उसमें 40 क्वेश्चन है, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें परसेंटेज के DSSB के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हमने कराए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं 7 पैसे 75 रुपये का कितना प्रतिशत है। 7 पैसे, तो 7 पैसे जो है ऊपर लिखेंगे और 75 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 75 रुपये को भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी हमें परसेंट निकालना हो तो दोनों जो है सेम यूनिट में चीज़ें होनी चाहिए। मतलब यदि ये पैसे में लिखा है तो या तो इसको पैसे में कन्वर्ट करो, या तो इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, या इस रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो। तो 7 पैसे 75 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, 75 रुपये को जो है पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 7 × 75 × 100, ये जो है पैसे बन गया। और 100 मल्टीप्लाई में 100 लगा देते हैं देखने के लिए कितना प्रतिशत है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 7/75 इसका आंसर आ गया। तो 7 पैसे 75 रुपये का 7/75% है। तो इसका जो है C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2680 है और लाभ प्रतिशत 15% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए हमें जो है इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें लाभ दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य को CP बोलते हैं। और ये दिया हुआ है SP कितना दिया हुआ है, 3680। लाभ कितना दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है 15%। और CP
दिया हुआ है हमें। CP हमें वस्तु का क्रय मूल्य है, CP हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, CP इक्वल टू, ये भी मैंने पीछे भी एक वीडियो मैंने DSSB की कराई हुई है, उसमें ये CPSP अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप जो वीडियो है हमारी प्रीवियस वो भी देख सकते हैं। तो CP का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 100/100 प्लस P इंटू SP, ये फॉर्मूला होता है। CP प्रॉफिट परसेंट और SP में ये संबंध होता है। CP इक्वल टू, इसको याद कर लीजिए, CP इक्वल टू 100/100 प्लस P इंटू SP। CP देखिए, CP हमें कैलकुलेट करना है और SP हमारा कितना है, SP हमारा 3680 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस P मतलब 100 में 115 हो जाएगा। ये जब हम 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। अब हम आगे करेंगे, आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको कट कर लेते हैं, ये जिस भी नंबर से कट होता है 5 से कट हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सिया 15, 5 सत्ते 35 और यहाँ आ जाएगा 5 से कट करके 736। अब 23 से दोबारा से कट हो जाएगा, ये 23 से कट होने पर ये आएगा 32, तो CP आ गया हमारा 3200। तो CP कितना आ गया, 3200। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, ये फॉर्मूला जो है आपका जगह जगह यूज होगा जहाँ भी CPSP के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 किसी खेल में भाग नहीं लेते और बाकी हॉकी या कबड्डी दोनों में कम से कम एक खेलते हैं। अच्छा, 50 बच्चों की एक कक्षा है जिसमें 15 किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कितने करते हैं पार्टिसिपेट, 50 में से 15 माइनस कर लेंगे, मतलब कि 35 जो है किसी ना किसी एक खेल में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। 25 हॉकी खेलते हैं और 20 कबड्डी खेलते हैं। हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं 25 और कबड्डी कितने बच्चे खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं 20 बच्चे। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो दोनों खेल खेलते हैं। तो H इंटरसेक्शन K निकालना है और ये जो है हमारा 35, ये H यूनियन K दिया हुआ है कि इनमें से कोई ना कोई बच्चा एक खेल जरूर खेलता है। अब जब जो H यूनियन F है और इन तीनों में एक संबंध होता है हमारा, इसको भी याद कर लीजिए आप, इस पर भी बेस क्वेश्चन जरूर आता है DSSB के एग्जाम में। H यूनियन F, H प्लस F और माइनस H इंटरसेक्शन F, ये हमें जो है एक इनके बीच में रिलेशन पता हुआ होता है। तो H यूनियन F, ये F कितना है हमारा, H यूनियन F है हमारा 35, अभी हमने कैलकुलेट किया है ऊपर। H कितना है 25 और F कितना है 20, तो H इंटरसेक्शन F कितना है, ये हो गया हमारा 45। तो H इंटरसेक्शन F कितना हो गया 45 माइनस 35, 45 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर 10 हो जाएगा, B ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो संख्या जो है इंग्लिश में इनको रेशनल नंबर बोलते हैं, जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है वो मेनली परिमेय संख्या होती है। अब जैसे 2/1 लिख सकते हैं इसको, -3/5 लिख सकते हैं, 0। ये पाई जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। 22/7 तो परिमेय संख्या होती है। पाई की वैल्यू वैसे हम 22/7 लिखते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की वैल्यू जो है 3.141 ये ऐसे चलती जाती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये पाई जो है, पाई ये एक याद करने की बात है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और जो 22/7 है ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो है पाई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पाई जो है एक। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18,000 रुपये में 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। हमें क्या बताना है कि 18,000 रुपये में 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए जो ये टर्म दी हुई हैं ये क्या है। तो P तो हो जाएगा 18,000, T हो जाएगा 2 वर्ष और R हो जाएगा 15%। ठीक है, अब हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A = P × 1 + R/100 की पावर n। n का मतलब यहाँ T होता है, तो P की जगह क्या लिखेंगे 18,000 1 + 15/100 की पावर 2। अब 18,000 ×
ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, ये जीरो से जीरो कट हो जाएगी यहाँ पर, और जीरो से ये वाली जीरो कट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा, 18 इंटू 100, 15 इंटू 100, 15 अपॉन में 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, हम देख लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई जो है आई हमारे पास 32805, ये मल्टीप्लाई इनकी आई, ये अमाउंट आया। मतलब इस अमाउंट के अंदर P प्लस सी आई, प्रिंसिपल भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। हमसे पूछा हुआ है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो 23,805 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 23,805 में से यदि हम 18,000 माइनस कर दें तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, हमारे पास कितना सी आई है वो निकल के आ जाएगा 5,805। तो 5,805 हमारा इसका आंसर आ गया। जो दो व्यक्ति x और y एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू करते हैं। x 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है और y 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है। 3 घंटों बाद वे कितने किलोमीटर दूर होंगे यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा हुआ है कि दो लोग हैं x और y, तो वो सेम बिंदु से चलते हैं। जब वो सेम बिंदु से चलते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है चलने की वो अलग अलग है। x इधर चल रहा है मान लो, और y इधर की साइड चल रहा है। तो x की जो स्पीड दी हुई है वो 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और जो y की स्पीड दी हुई है वो 4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। आगे क्या कहता है कि 3 घंटों बाद, ये भी 3 घंटे चलता है, ये भी 3 घंटे चलता है, वे कितने किलोमीटर दूर होंगे यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यदि वो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो वो कितने दूर होंगे। तो जो चाल होती है वो चाल, या ये कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसी का प्रयोग करेंगे हम कि x ने कितना डिस्टेंस कवर किया 3 घंटे में और y ने कितना डिस्टेंस किया। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो x ने किया 5 तिया 15 और y ने किया 4 तिये 12। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की जो दोनों की डिस्टेंस है कवर की हुई वो आपस में जुड़ जाएगी। ये 27 किलोमीटर आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रुपये 41 की एक राशि लड़के और लड़कियों में विभाजित की जाती है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। यदि 50 बच्चे हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 41 रुपये की राशि है, टोटल रुपये कितने हैं 41, उसे किसमें लड़के और लड़कियों में विभाजित किया जाता है। एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं और टोटल बच्चे 50 है। तो कैसे करेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं, बॉयज़ हैं हमारे पास और गर्ल्स हैं। मान लो हमारे पास बॉयज़ x हैं और टोटल बच्चे 50 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 50 माइनस x। अब बॉयज़ को कितना मिलता है, एक लड़के को 90 पैसे मिलता है और एक लड़की को 65 पैसे मिलता है। तो हम क्या करेंगे, 90 की x में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक बच्चे को मिलता है 90 पैसे तो x बच्चे को कितना मिलेगा 90 इंटू एक्स। ऐसे एक गर्ल्स को मिलता है 65 पैसे तो 50 माइनस एक्स गर्ल्स को कितना मिलेगा 65 इंटू 50 माइनस एक्स। अब इन दोनों का सम, ये जो है पैसे है, इन दोनों का सम 41 के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों का सम जो है किसके इक्वल हो गया, 41 के इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। 90x प्लस 65 में 50 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3250 आएगा माइनस 65x और इक्वल टू 41। इसमें क्या करेंगे, 90 में से 65 हम माइनस कर लेंगे तो 25 बचेगा और ये जो है क्या हो जाएगा, ये भी पैसे देंगे तो ये भी 4100 हो जाएगा। तो 4100, क्योंकि सारी यूनिट हमें सेम रखनी है, माइनस 3250। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 850 आंसर आ जाएगा 25x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850 अपॉन 25। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों को डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 34। मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 34 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 50 माइनस एक्स, मतलब 50 माइनस 34, जो कि आंसर क्या आएगा 16। तो गर्ल्स कितनी है 16 और बॉयज़ कितने हैं 34। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा। इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, हम जो है 34 में किसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 34 में हम 90 पैसे की 90 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
और 16 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 65 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो 4100 मिलना चाहिए। ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन कि 34 में हम 90 की मल्टीप्लाई करें कि 34 बच्चे को 90 पैसे मिले हैं, और 16 में हम 65 की मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 4100। चलिए आगे चलते हैं। 49 मदों का औसत 24 है, मतलब 49 नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी जिनका औसत, जिनका एवरेज 24 दिया हुआ है। यदि इनमें एक और मद जोड़ दिया जाता है तो औसत 24.5 हो जाता है। तो 50वीं मद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल टर्म्स कितनी है, 49। शुरू में कितनी टर्म्स है टोटल, शुरू में टोटल टर्म्स है 49, तो n इक्वल टू हमने लिख लिया 49। एवरेज कितना है, शुरू में एवरेज है 24, ठीक है। अब एक और हमारे पास टर्म आ गई 50, तो नया एवरेज इन्होंने दिया हुआ है कि 24.5 हो गया। अब क्या कहा हुआ है कि हमें ये बताना है कि जो ये 5वीं टर्म आई है वो क्या है। तो हमारे पास एवरेज में एक फॉर्मूला होता है कि जो सम होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज के इक्वल होता है। तो इनसे सम निकाल लेंगे, मतलब 49 जो 49 टर्म्स थी उनका सम कितना था, तो 49 में 24 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सम आ जाएगा। तो ये आएगा 1176 जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा सम निकाल लेते हैं, मतलब 50 टर्म्स का सम कितना है, तो 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 24.5 में, वो कितना आएगा, वो आएगा 1225। इसके बाद क्या होगा, यदि हम दोनों को माइनस कर लेंगे, S2 माइनस S1 कर लेंगे तो हमें 50वीं टर्म प्राप्त हो जाएगी। तो 50वीं टर्म क्या हो जाएगी, 1225 में से 1176 घटा देंगे तो 49 बचेगा। तो 50वीं टर्म कितनी हो जाएगी, 49। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 50वें क्वेश्चन पर अपने। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपात 8 अनुपात अपने 50वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुपात 8 अनुपात 15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 अनुपात 5 हो जाए। इसमें कहा हुआ है कि 8 अनुपात 15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 अनुपात 5 हो जाए। यह ऑप्शन से भी हो सकता है और ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी हो सकता है। कैसे करेंगे, 8/15 में मान लीजिए x जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 8 + x में करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 15 + x में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 की मल्टीप्लाई जब हम 8 में करेंगे तो 40 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 5x होगा। 3 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 45 आएगा प्लस 3x हो जाएगा। अब 5x - 3x हो जाएगा, और ये जो है 40 इधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, और जब 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 मतलब 2.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 इक्वल टू 5xy। तो x/y क्या होगा, यदि x² प्लस ये हमें इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ से हमें x/y की वैल्यू निकालनी है। ये भी ऑप्शन से भी हो सकता है, ऑप्शन जो है ये वैल्यू रख के देख लीजिए, जो भी इनको सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर सही होगा। यह दूसरा मेथड है x² + 6y² इक्वल टू 5xy। इसमें क्या करेंगे, हम y² से जो है हम डिवाइड कर लेंगे, इसको x/y वाली फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन को। y² से y² कैंसिल हो जाएगा और y से y² ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x² + 6 इक्वल टू 5x/y। ये इक्वेशन हमें बनी। अब x² ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 5xy + 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x² माइनस इसको 3 × xy -2 × xy + 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x/y को माना जाएगा, x/y -3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x/y -3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x/y -3 और यहाँ से x/y -2 इक्वल टू 0।
तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और यहाँ से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 3 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 9/4 की पावर -3/2 का क्या मान है। 9/4 की पावर -3/2 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए -9/4 की पावर -3/2, यदि माइनस में पावर दी हुई होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 4/9 लिख देते हैं और पावर में जो है प्लस लगा देते हैं। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2। 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2 और की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा और जब 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/27। 8/27 मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह बृहत्तम पूर्णांक जो 105 और 315 को विभाजित करता है। एक तरीके से इसमें HCF पूछा हुआ है कि इनका HCF क्या है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 105 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 315 को भी। तो 105 हम जानते हैं, 105 जो है 315 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। जब हम 315 को 105 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो 105 ही वह बड़ा नंबर हो जाएगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलती है। अच्छा, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, इसमें 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे, और बचे हुए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटा चलती है। किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या है। तो देखिए औसत गति कैसे निकालते हैं। औसत गति क्या होती है, औसत गति इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति निकालने के लिए ये चाहिए। अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या हो गई, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे चलती है वो, 4 घंटे चलती है। ठीक है, फिर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना टाइम चलती है, 3 घंटे चलती है। और बचे हुए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से फिर कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटा चलती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या है। औसत गति निकालनी है तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी, समय हम इन सबको जोड़कर निकाल सकते हैं। तो कुल समय तो कितना हो गया, कुल समय हो गया 4 और 3 7 और 1 8 घंटे वो चली है। अब कुल दूरी निकालेंगे। दूरी कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होती है, हमारी दूरी होती है। तो 28 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम, तो क्या आएगा, 28 में 4 की मल्टीप्लाई करके आएगा 112 आ जाएगा। तो पहली वाली दूरी उसने 112 किलोमीटर चली। फिर इसमें 30 में 3 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर की गति से 5 घंटे चलता है, तो ये हो जाएगा 150। और 48 में 1 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा। अब तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कुल दूरी निकल के आ जाएगी। कुल दूरी कितनी आई हमारे पास, कुल दूरी आई 310। अब ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था यहाँ लिखने में, ये जो है 10 है, क्या है ये 10 है। कुल जो समय है वो 10 है। 4 और 5 9 और 1 10, और कुल दूरी कितनी आई है 310। तो कुल दूरी बटे कुल समय औसत होता है 310 बटा 10, मतलब 31 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है औसत गति है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 31 तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 को 2 ऐसे भागों में बांटिए कि व्युत्क्रम का योग 1/8 हो जाए। ये ऑप्शन से भी हो सकता है और हम मैथ्स लगा के भी इसको कर सकते हैं। तो
तो 36 को ऐसे दो भागों में बांटिए जैसे कि 24 और 12 है इसका आंसर। कैसे करेंगे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि दोनों का सम 36 आना चाहिए, तो वो ऑप्शन नेगलेक्ट कर देंगे जिसमें सम 36 नहीं आया हुआ है। जैसे ये है, ये तो सी ऑप्शन जो है इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 और 16 का सम जो है कितना होता है, 26 होता है, और हमें कितना चाहिए सम 36 चाहिए। अब 1/24 इनका व्युत्क्रम करने का मतलब रेसिप्रोकल कर लेंगे। इनका सम कितना आना चाहिए, इनका सम आना चाहिए 1/8। तो 24 इसका एलसीएम आ गया, 24 एकम 24 और यहाँ 1 आ जाएगा, 12 3 36। तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24। तो ये कितना हो गया, 3/24, 3×8 = 24। तो ये हो गया 1/8। तो 1/8 आ गया, मतलब 24 और 12 ऐसी संख्या हैं यदि उनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आंसर 1/8 हो जाता है। ये तो हो गया ऑप्शन से। बाकी कैसे कर सकते हैं हम, मान लो एक तो नंबर हो गया, 36 को दो भागों में बांटना है, एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 36 - x हो जाएगा। तो 1/x + 1/36 - x = 1/8 हो गया। अब x/36 - x, 36 - x + x = 1/8, ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 36x - x² = 36 × 8। तो जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है वो तो इसको आगे कर लेगा, और जिसको नहीं आती वो सीख ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना काफ़ी क्वेश्चंस में जो है काम आता है, तो ऑप्शन से ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 56 क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन में दिखा देती हूँ अच्छे से आपको। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोले की शेप होती है, मतलब स्फीयर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², 4πr²। ये कितना दिया हुआ है, 2464 दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं इसकी रेडियस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 × 22/7 × r² = 2464। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2464 × 7/4 × 27। ठीक है, तो अब हम इसको जो है जब कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 4 से इसको कट कर लेंगे, 616 आ गया। अब 22 से 11 से कर लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 11 छक्के 66, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो ये आ गया 28 × 7। तो इसका r कितना आ गया निकल के, 7 × 2 मतलब कि 14 इसका r निकल के आ गया। यदि r² की वैल्यू ये है तो पेयर बना लेते हैं इसमें, 7 × 2 14 इसका रेडियस आ गया निकल के। जब 14 इसका रेडियस निकल के आया तो हमें अब पूछा हुआ है कि इसका आयतन क्या है। आयतन कैसे कैलकुलेट करते हैं, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, ये सभी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4/3 πr³। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 × 22/7 और r की वैल्यू 14 × 14 × 14। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सबको तो क्या आंसर आ जाएगा। अब आंसर हमारा पाई में दिया हुआ है, देखिए पाई में दिया हुआ है ना आंसर, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, इसको पाई ही रहने दीजिए। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 10976, मतलब 4 की और 14 की पावर 3 की आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो 10976 मिलेगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्यास 14 सेंटीमीटर की एक अर्धवर्ताकार तस्तरी का परिमाप है। अर्धवर्ताकार तस्तरी क्या होगी, देखिए भाई ये क्वेश्चन, व्यास 14 सेंटीमीटर की एक अर्धवर्ताकार तस्तरी का परिमाप, ये एक अर्धवर्ताकार तस्तरी है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप पूछा हुआ है। परिमाप क्या होता है कि जो बाहर की बाउंड्री है इसका सबका सम क्या है। तो क्या करेंगे हम इसका परिमाप निकालने के लिए, एक तो ये 14 जोड़ देंगे, ठीक है, ये 14 जोड़ देंगे प्लस ये जोड़ देंगे, ये क्या होगा, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो 14 + 22/7, पाई की वैल्यू होती है, r जो है इसका आधा हो जाएगा, 14 का आधा 7 होता है। तो 14 + 27 कितना हो गया, 14 + 22 हो गया
36। तो इसका 36 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 134 था। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये भी जो है क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी हो सकते हैं। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से भी आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑप्शन से भी हो जाएंगे ये, और जो है ये आपके सिंपल तरीके से भी हो जाएंगे। तो चलिए, पिता की आयु जो है हमने मान लो फादर की एज जो है एक्स है, और पुत्र की आयु जो है मतलब सन की एज जो है कितनी है, वाई है। तो दोनों का योग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 है। अब क्या कहते हैं, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5, उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 124 था। ये हमें बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी हमने इक्वेशन बना ली। बाकी का अगर हम या तो इसको सिंपल पूरा मैथ्स लगा के सॉल्व करें, या ऑप्शन उठा के हम इसमें रख के देख लें कि कौन से ऑप्शन जो है इसमें सेट हो रहे हैं। तो मान लो हमने पहले ही ऑप्शन उठा लिया, 36 रख लिया। एक्स की जगह क्या रख लिया हमने, 36 माइनस 5, और वाई की जगह क्या रख लिया, 9 माइनस 5। तो देखिए क्या बनता है, 36 में से 5 माइनस करेंगे 31, और 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। आंसर मतलब हमारे 124 बनना चाहिए। तो 31 इंटू 4 कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 124। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया कि पिता की आयु जो है 4 4 3 12, 124। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। रुपये 6000 का निवेश किया। अब ब्याज के रूप में 1080 रुपये प्राप्त किए, तब साधारण ब्याज की दर क्या थी? बहुत सिंपल सा सवाल है। इसे कैसे करेंगे, वही SI का फॉर्मूला लगा देंगे, PRT/100। इसमें सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्या है, 1080 तो उसको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, सिंपल इंटरेस्ट में उसने पैसे जमा किया। 6000 रुपये प्रिंसिपल था। आर कितना था, आर पूछा हुआ है, 3 वर्षों के लिए जमा किया, और 100 नीचे आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये भी याद होना चाहिए। वैसे तो इसमें क्वेश्चन मैथ्स के लेवल का आसानी है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो 0 से ये वाली 0 कट हो गई, इस 0 से ये कट हो गया। अब आर की वैल्यू कितनी आएगी, 108/6 इंटू 3। अब 18 6 का कितने होते हैं, 108, 18 छिक्का 108। तो 6 की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6%। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रुपये 4000 3% साधारण ब्याज पर कितने समय में उतनी आय उत्पादित करेंगे जितने रुपये 5000 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज पर करेंगे। तो टाइम पूछा हुआ है। देखिए कैसे क्या कहा हुआ है इसमें ये मान के चलिए, दो चीज़ों के SI सेम है। ये कहा हुआ है कि दोनों के साधारण ब्याज सेम है, लेकिन दोनों अमाउंट अलग अलग हैं। तो हमें क्या, छोटे वाले अमाउंट को कितने ज़्यादा समय के लिए रखें हम, तो इसमें भी P/R/T/100 और P2/R2/T2/100। ये लग जाएगा फॉर्मूला, सॉरी हाँ सही है, 100 से 100 कट हो जाएगा। P1 जो है शुरू में कितना, 4000 रुपये। तो P1 की वैल्यू 4000, R की वैल्यू 3 इंटू T की वैल्यू पूछी हुई है कि कितने समय के लिए रखा जाए। उसके बाद 5000 रुपये हैं, कितने समय के लिए रखे गए, 5 वर्षों के लिए रखे गए, और 4% पर रखे गए। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये T इक्वल टू हो जाएगा 5000 गुणा 5 गुणा 4। एग्ज़ाम में आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन पूरा खोल के समझा रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। 3 0 से 3 0 कट गई, 4 कट गया। अब हमारे पास आ गया 25/3, 3 8 24, 8.33 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो देखिए, अब आपने खुद भी ऑब्जर्वेशन कर लिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बने हैं। CPSP हर एक पेपर में आता ही है। DSSB के CPSP साधारण ब्याज से रिलेटेड सवाल था इसमें, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल था। और क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल था। परसेंटेज पर बेस्ड सवाल था। और क्या था, मतलब ये चीज़ें तो आपको करनी है। एवरेज था, स्पीड इनटू टाइम पे से रिलेटेड क्वेश्चन था।
और क्या था, सिंपल कैलकुलेशन पर भी बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंपल, और मेंसुरेशन भी थी। मेंसुरेशन, ये जो आयत, ये जो आपने स्फीयर के का क्वेश्चन किया तो मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन थे इसमें, मतलब क्षेत्रमिति से रिलेटेड। तो ये आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। तो ये सिंपल 7-8 टॉपिक है जो आपको बिल्कुल पक्के होने चाहिए यदि आप DSSB का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम सारा का सारा मैटर DSSB एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकर आ रहे हैं अभी। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है।